साल 2004 से पहले जब देश अग्रेरियन क्राइसिस का सामना कर रहा था, तब किसानों की इनकम लगातार कम हो रही थी, जिसके कारण किसानों के कंधों पर कर्जे का बोझ बढ़ रहा था और आए दिन किसानों की खुदकुशी करने की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही थी। इन हालातों को देखते हुए गवर्नमेंट ने 19 नवंबर 2004 को MS स्वामीनाथन की चेयरमैनशिप के अंडर एक कमेटी बनाई, जिसका नाम था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। आखिर क्या था इस स्वामीनाथन रिपोर्ट में, जिसके कारण आज तक किसान इस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या है किसानी आंदोलन 2.0 और क्या है किसानों की मेन डिमांड्स? क्यों नहीं सरकार MSP को रिटर्न में गारंटी दे रही? क्या है इन सब डिमांड्स का WTO कनेक्शन और क्यों इनके बारे में जानना इतना जरूरी है? चलिए आज के इस एपिसोड में इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और उसके बाद ही किसानों के बारे में कोई ओपिनियन बनाइए। कहा जाता है कि हमारी 3 बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। एक बार मकान बनाकर उसमें काफी सालों तक रहा जा सकता है, कम कपड़ों में भी गुजारा हो सकता है, लेकिन खाने के बिना हम सरवाइव करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये खाना जो हम आप सब लोग खाते हैं वो किसानों के खेतों की ही उपज है। क्या आपको पता है कि अनाज उगाने के लिए किसानों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? खराब मौसम, फ्लड्स, बढ़ती हुई महंगाई और ऊपर से इन सभी फसलों का सही दाम पाने के लिए सरकारों से लड़ाई। और दुख की बात है, इसी अन्नदाता को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। नौकरी चाहे कोई भी हो, एटलीस्ट हर महीने इनकम का एक सोर्स तो है, लेकिन वही किसान जो 6 महीने तक अपनी इनकम की वेट करता है, उसके बाद भी उस इनकम की कोई गारंटी नहीं। आइए अब चल रहे किसानी आंदोलन की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जून 5, 2020 जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था और हर तरफ लॉकडाउन चल रहा था, इस सब के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के जरिए 3 कानून पास किए। जैसे ही ये 3 कानून पास हुए, किसानों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार इन कानूनों के जरिए बड़ी बड़ी कंपनी और कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाना चाहती है। इन तीनों कानूनों का किसानों ने काफी विरोध किया, क्योंकि किसानों के अकॉर्डिंग इससे लोकल मंडी खत्म हो जाएंगी और MSP भी। जी हाँ, MSP, सारा इशू ही MSP का है। MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फसल बीजे जाने से पहले ही सरकार फसलों का प्राइस फिक्स कर देती है, जिसको MSP बोलते हैं। इससे किसानों को गारंटी हो जाती है कि सरकार के फिक्स किए हुए प्राइस के नीचे कोई भी उनकी फसल नहीं खरीदेगा। दरअसल इससे किसानों को इनकम की एक श्योरिटी मिल जाती है। इन्हीं 3 कानूनों को रद्द कराने के लिए और MSP की लीगल गारंटी के लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी से किसानों ने तकरीबन 1 साल दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन किया। तकरीबन 1 साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मीडिया और लोगों को संबोधन कर इन तीनों कानूनों को रिपील कर दिया। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस आंदोलन के खत्म होने के तकरीबन 6 महीने बाद जुलाई 2022 में सरकार ने MSP पे कमेटी बनाई। इस कमेटी को तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, लेकिन MSP पे कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस सरकार की तरफ से नहीं आया। इसी कारण 13 फरवरी 2024 को सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल की लीडरशिप के अंडर पंजाब में से दिल्ली चलो की कॉल दी गई। यहाँ किसान अभी पंजाब से रवाना ही नहीं हुए थे कि इंडिया, सो कॉल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर को जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर्स पर इतनी टाइट सिक्योरिटी, 6 लेयर बैरिकेडिंग, सीमेंट की बड़ी दीवारें, ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए सड़कों पर कीले, ड्रोन्स के जरिए आंसू गैस के गोले। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ड्रोन्स के जरिए पहली बार इंडिया में अपने ही सिटीजन्स पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। वहाँ पे मौजूद किसानी लीडर्स का कहना है कि उन पर पैलेट गन्स का भी यूज किया गया। ये पुलिस नहीं इस्तेमाल करती, ये मिलिट्री इस्तेमाल करती है। ये रबड़ की गोली, ये लगने के बाद फटा है और जख्म करता है, ये अकेला मिलिट्री ही इस्तेमाल करती है। ये SLR है जो चलती है, और ये भी प्राइवेट परचेज है। किसानों के ऊपर अर्धसैनिक फोर्स अटैक कर रही है, ना कि पुलिस अटैक कर रही है, जिसमें तकरीबन 200 प्लस किसानों को इंजरीज हुई। इसमें से 3 किसानों की तो आंखों की रोशनी चली गई और कुछ किसानों को सीरियस इंजरीज भी आई हैं। किसानों को सिर्फ रोका ही नहीं जा रहा, बल्कि उनके खिलाफ आम लोगों में एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है। इनमें हमारे कुछ मीडिया हाउसेस का अहम रोल है। किसानों को रोकने के लिए LRAD, लॉन्ग रेंज एक्विस्टिक डिवाइसेस भी दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए हैं। बहुत खतरनाक है ये डिवाइस। मेरा नाम है, मेरी मलारी पोस्टिंग है। LARD इतनी नहीं चल सकती है, ये लाउडिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका पता, हाई कोर्ट में पता, तो पता था ब्लास्ट सारे अन्ना तो बोले हुए हैं और मेंटली अपसेट हो जाएंगे। सबसे पहले ये डिवाइस अमेरिका द्वारा अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन के लिए यूज किया गया था। एक रिपोर्ट
रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन ने इसे लेकर एक वार्निंग भी दी है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को माइग्रेन की समस्या भी हो सकती है और यहाँ तक कि परमानेंट आप बहरे भी हो सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों में इसका नुकसान और भी ज्यादा है। आइए अब इस आंदोलन की मेन डिमांड्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली डिमांड है कि सरकार एमएसपी की गारंटी के लिए एक लॉ बनाए। फिलहाल गवर्नमेंट सिर्फ 23 फसलों पर एमएसपी डिक्लेयर करती है। मेरी बात पर गौर करिएगा, सिर्फ डिक्लेयर करती है। ये मिलता यूजुअली सिर्फ 2 क्रॉप्स वीट और राइस पर है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार के पास वीट और राइस के लिए अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लस एक बड़ा कारण फूड सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। याद कीजिए जब 1950s में पूरे इंडिया में अकाल पड़ गया था और इंडिया गवर्नमेंट को मजबूरन अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ा और आलोचकों का कहना है कि ये गेहूं अमेरिका द्वारा एकदम खराब क्वालिटी का भेजा गया और दूसरा इसकी क्वांटिटी भी कम दी गई। इंडिया को तब काफी ह्यूमिलिएटेड फील हुआ और तब इंडिया को समझ आया कि सेल्फ सफिशिएंसी कितनी जरूरी है। इसी कारण ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम हरित क्रांति भी बोलते हैं, वो इंडिया की नॉर्दर्न स्टेट्स में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण फूड सिक्योरिटी का इशू तो सॉल्व हो गया और इसी वजह से वीट और राइस, इन दोनों क्रॉप्स को सरकार एमएसपी पर खरीदती है और इसको प्रोक्योर करके अपने बड़े बड़े गोडाउन्स में रखती है ताकि कल को दोबारा इंडिया को 1950s वाली सिचुएशन का सामना न करना पड़े। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा तो पूरे इंडिया को हुआ, लेकिन इसका नुकसान अगर किसी को सबसे ज्यादा हुआ तो वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों को हुआ, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ऐसे सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें ज्यादा पानी, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करने जरूरी थे और इसी कारण इन इलाकों में मिट्टी की फर्टिलिटी काफी कम हो गई और ग्राउंड वाटर लेवल तो इतना कम हो गया कि अगर पंजाब में आज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ना की गई तो बहुत जल्द पंजाब रेगिस्तान बन जाएगा और पंजाब की जमीनें बंजर हो जाएंगी। इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए जरूरी है कि वीट और राइस को छोड़कर सरकार बाकी फसलों पर भी एमएसपी दे और यही कहीं ना कहीं किसानों की मांग है कि एक लॉ के जरिए एमएसपी देने की गारंटी उनको दी जाए ताकि उनकी इनकम सिक्योर हो सके। एक और बात यहाँ पर ऐड करना जरूरी है कि हमारे देश के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब 2010 में वो एक वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन थे। तब नरेंद्र मोदी ने 2011 में एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें साफ साफ लिखा था कि एमएसपी को लीगल गारंटी मिलनी चाहिए, यानी इस पर कानून बनाना जरूरी है और ये भी कहा गया कि एमएसपी के नीचे किसानों के साथ कोई लेन देन नहीं होगा। नवंबर 2021 में भी सेम बात रिपीट की गई कि एमएसपी पर कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन आज तक हुआ कुछ भी नहीं। रिसेंटली वही कांग्रेस गवर्नमेंट जिन्होंने 2010 में स्वामीनाथन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एमएसपी देने को रिजेक्ट किया था और उन्हीं के लीडर राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर वो 2024 के इलेक्शंस में पावर में आएंगे तो वो किसानों को एमएसपी देंगे। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की एक इंटेलेक्चुअल एमएलए का बयान भी जरूर सुनिए। साडी सरकार बनाओ, आज देवांगे, आज चैलेंज है। मैनू क्यों केजरीवाल जी ने खुद स्नेहा ला के भेजा कि ਅਸੀਂ आज एमएसपी अनाउंस करांगे सारियां फसलां। किसानों की दूसरी मांग है कि उनको एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। आइए अब जानते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट का नाम है नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन। इस रिपोर्ट का मेन मकसद था किसानों में बढ़ रहे सुसाइड रेट के कारणों का पता लगाना और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुझाव देना। इस रिपोर्ट की मेन रिकमेंडेशन इस प्रकार थी। पहली कि एग्रीकल्चर लैंड को कॉर्पोरेट्स को ना दिया जाए और दूसरा किसानों को कम इंटरेस्ट पर लोन फैसिलिटी मिलनी चाहिए और क्रॉप इंश्योरेंस की प्रोविजन भी इस रिकमेंडेशन में डाली गई। एक और रिकमेंडेशन थी कि बढ़ते फार्मर सुसाइड को रोकने के लिए किसानों को सोशल सिक्योरिटी या ओल्ड एज सपोर्ट भी मिलनी चाहिए और सबसे जरूरी रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट की थी कि किसानों को एमएसपी C2+50% फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। क्या है ये C2+50% फॉर्मूला जिसकी डिमांड किसान काफी समय से कर रहे हैं? मान लीजिए कि एक किसान ने 1 एकड़ पर खेती करनी है। खेती करने के लिए उसे जो एक्सपेंसेस यानी खर्चे लगेंगे जैसे कि बीज, डीजल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ह्यूमन एंड मशीन लेबर, जमीन का रेंट एक्सेट्रा, ये सारे खर्चे मिलाकर प्लस 50% ज्यादा दाम इस स्वामीनाथन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किसानों को मिलेगा। अब नोट करने वाली बात है कि इंडिया गवर्नमेंट का एमएसपी कैलकुलेट करने का अपना फॉर्मूला है। स्वामीनाथन फॉर्मूले से किसानों को फसलों पर तकरीबन 35 से 40% ज्यादा एमएसपी मिलेगी। इसी कारण किसान इस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए सड़कों पर उतर आए। रिसेंटली प्रोफेसर स्वामीनाथन को सरकार द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा की गई। इन्हीं की बेटी मधुरा स्वामीनाथन ने चल रहे किसानी आंदोलन पर कहा कि ये हमारे देश के अन्नदाता हैं, कोई क्रिमिनल्स नहीं।
The farmers of Punjab today are marching to Delhi. There are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. We have to talk to our annadatas. We cannot treat them as criminals. और तीसरी मांग है कि किसानों का कर्जा सरकार द्वारा माफ किया जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2015 से 2023 तक तकरीबन 14.56 लाख करोड़ कॉर्पोरेट लोन माफ कर दिया गया, जिसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम राइट ऑफ बोलते हैं। हालांकि इस टोटल अमाउंट में से काफी कम अमाउंट ही रिकवर किया जाता है, बाकी सब माफ। जी हाँ, माफ। वैसे हमारे देश के बैंकों को हजारों करोड़ रुपया जो कि जनता का था, उसको चूना लगाकर ये बड़े बड़े बिजनेसमैन फॉरेन जाकर ऐशो आराम फरमा रहे हैं, लेकिन ऐसा किसानों के केसेस में नहीं। लोन न दे पाने के केसेस में किसानों के खुदकुशी करने के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू NCRB डाटा, हर घंटे एक किसान या खेती मजदूर खुदकुशी करता है। सिर्फ 2022 में तकरीबन 11,290 सुसाइड केसेस रिपोर्ट हुए। इसी कारण शायद लगातार किसान इस कर्ज को माफ करने की गुहार लगा रहे हैं। किसानों की फोर्थ डिमांड है कि यूपी के लखीमपुर खीरी के दोषियों को सख्त से सख्त सजा और पीड़ित किसानों को न्याय दिया जाए। दरअसल अक्टूबर 2021 में खेती कानूनों के विरोध के लिए कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे थे और इनमें से कुछ किसानों को SUV गाड़ी के नीचे कुचला गया, जिसके कारण मौके पर 4 किसानों की मौत हो गई। इस पूरे इंसिडेंट के मेन दोषी आशीष मिश्रा बीजेपी के करंट मिनिस्टर अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। हालांकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उसे कुछ कंडीशंस पर बेल दे दी, लेकिन किसानों की मांग है कि इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्या है इन सभी डिमांड्स का WTO कनेक्शन? जी हाँ, WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आज पूरे वर्ल्ड में हो रहे ट्रेड को रेगुलेट करती है। रेगुलेट करने का मतलब है कि एक देश दूसरे देश को कोई भी वस्तु कम से कम टैक्सेस और ड्यूटीज पर बेच सके, ताकि पूरे वर्ल्ड में बिना किसी रुकावट से आसानी से ट्रेड हो सके। यहाँ गौर करने वाली बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर WTO ने कुछ रूल्स बनाए हैं, जिनको अग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। इनके अंडर मेनली 3 बॉक्सेस आते हैं, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। सबसे इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्शियल बॉक्स है एम्बर बॉक्स। इसके अंदर ऐसी एग्रीकल्चर सब्सिडीज आती हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावट बनती हैं, जैसे कि MSP, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर या फिर इरिगेशन पर सब्सिडी देना। अगर आज इंडिया किसानों को MSP देना भी चाहता है तो वो कहीं ना कहीं इस एम्बर बॉक्स में आकर फंस जाता है। इसके तहत इंडिया अपनी टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट का सिर्फ 10% तक ही सब्सिडी दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। एक और ध्यान देने वाली बात है कि 2013 में WTO ने बाली में एक कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंडर पीस क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक टेम्परेरी क्लॉज है। ये क्लॉज इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बनाया गया। इस पीस क्लॉज के अंदर ये लिखा गया कि अगर कोई देश अपनी फूड सिक्योरिटी की पूर्ति के लिए 10% से भी ज्यादा सब्सिडी दे तो उस पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। ये क्लॉज एक टेम्परेरी क्लॉज था, यानी कि कुछ समय के लिए था। इसी कारण किसानों का कहना है कि WTO की पॉलिसीज उनके हित में नहीं है और इंडिया को WTO से बाहर निकल जाना चाहिए। मार्टिन, जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर रह चुके हैं, उनका कहना है कि WTO की पॉलिसीज कहीं ना कहीं बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस और इन अमीर देशों के हित में होती हैं। बार बार ये पॉइंट उठाया गया कि एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि WTO एग्रीकल्चर को एक बिजनेस की तरह मानती है। जाहिर सी बात है, माने भी क्यों ना, क्योंकि इसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, कंपनीज और अमेरिका और यूरोप जैसे अमीर देशों का बोलबाला है। इन बड़ी बड़ी कंपनीज और अमीर देशों का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना है और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी गेम चल रही है, जिससे गरीब देश, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सब कुछ दाव पर लग रहा है। इसमें एक बड़ा रोल WTO भी अदा कर रहा है। इसके बारे में हम जल्द ही किसी वीडियो में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आप सबको पता होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फार्मर प्रोटेस्ट यूरोप में भी हो रहे हैं। जर्मनी में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ना कहीं उनको मिल रही सब्सिडी बंद हो जाएगी। और दूसरी तरफ फ्रांस में भी किसान खराब मौसम और यूक्रेन रशिया वॉर के कारण महंगाई बढ़ने से सड़कों पर उतर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब से उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। अकॉर्डिंग टू डाउन टू अर्थ रिपोर्ट, 2023 से तकरीबन
करीबन 60+ कंट्रीज के किसान सड़कों पर प्रोटेस्ट करने आए। आप इस मैप को देखिए, कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों से किसान अपने राइट्स के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इंडिया में चल रहे किसानी आंदोलन 2.0 को तमिलनाडु के किसानों की ओर से भी सपोर्ट मिला और कर्नाटक के कुछ किसान जो किसानी आंदोलन 2.0 को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली की ओर जा रहे थे, उन्हें पुलिस द्वारा बीच रास्ते गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जानकारी वहां के सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से भी दी। अब बात करते हैं इस किसानी आंदोलन 2.0 की करंट सिचुएशन के बारे में। दरअसल मीटिंग्स पे मीटिंग हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस किसानों को नहीं दिया जा रहा। एक तरफ आर्मी और पुलिस के जवान, जिनमें से काफी किसानों के बच्चे हैं, और दूसरी तरफ खुद किसान। बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है। अब अगर ये किसान इन फ्यूचर दिल्ली के लिए रवाना होंगे तो क्या सिचुएशन होगी, इसके बारे में कह पाना तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर दोनों तरफ से किसी एक का भी नुकसान होता है तो उस सिचुएशन में नुकसान हमारा होगा।